स्वागत है। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कहानी पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नमस्ते। ये कहानी है कि कैसे एक अदालत जो सिर्फ 8 जजों के साथ पुराने संसद भवन के एक हिस्से से शुरू हुई, आज भारत में लगभग हर बड़े मुद्दे पर आखिरी फैसला देने वाली संस्था बन गई है। और ये सिर्फ एक संस्था की कहानी नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के विकास की भी कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी इमारत की बनावट से लेकर संविधान के उन जादुई शब्दों तक जाते हैं जो इसे इतनी शक्ति देते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि इस संस्था की नींव क्या है, इसकी शक्तियां कितनी विशाल हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जरूर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक इमारत या कुछ जजों का नाम नहीं है, ये संविधान का रक्षक है और नागरिकों के अधिकारों का पहरेदार भी है। इसकी ताकत को समझे बिना हम आज के भारत को नहीं समझ सकते। इसकी स्थापना से स्रोत बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तभी सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया। हाँ, लेकिन इसका उद्घाटन 2 दिन बाद 28 जनवरी को हुआ। और वो जगह भी बड़ी दिलचस्प थी, पुराने संसद भवन का नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस। बिल्कुल, और ये वही जगह थी जहां 1937 से भारत का फेडरल कोर्ट काम करता था। तो एक तरह से ये निरंतरता दिखाने की कोशिश थी कि ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं बल्कि एक विकसित होती हुई संस्था है। शुरुआती 8 साल तक तो अदालत वहीं से काम करती रही। फिर 1958 में ये अपनी आज की भव्य इमारत में आई। इस इमारत के बारे में भी कुछ खास बातें हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसका डिजाइन ही अपने आप में एक संदेश है। इसे न्याय के तराजू की तरह बनाया गया है। अच्छा। हाँ, जो सेंट्रल विंग है वो तराजू की डंडी है और दोनों तरफ के हिस्से पलड़े हैं। इसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को किया था। वो 27.6 मीटर ऊंचा गुंबद इसकी पहचान बन गया है। तो ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, इसके हर कोने में एक प्रतीक छिपा है और इन प्रतीकों में 2 महान हस्तियों की प्रतिमाएं भी शामिल हैं। हाँ, और उनका स्थान भी बहुत सोच समझकर चुना गया है। पहली प्रतिमा महात्मा गांधी की है, जो मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट के ठीक सामने है। ये सत्य और अहिंसा के आदर्श की याद दिलाती है। इसे 1996 में स्थापित किया गया था। और दूसरी प्रतिमा जो हाल ही में 2023 में स्थापित हुई, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। हाँ, उन्हें एक वकील की पोशाक में हाथ में संविधान लिए हुए दिखाया गया है। तो ये दोनों प्रतिमाएं मिलकर न्यायालय के दोहरे आदर्श को दर्शाती हैं, गांधी का सत्य का आग्रह और अम्बेडकर का संविधान का अनुशासन। ये एक निरंतर याद दिलाने वाली बात है कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों में भी बसता है। सही कहा। और जैसे जैसे संस्था की जिम्मेदारियां बढ़ीं, इमारत का भी विस्तार होता गया। 1979, 1994, 2015 और फिर 2019 में एक अतिरिक्त भवन भी बनाया गया। तो ये तो हुई इमारत की बात, लेकिन कोई भी अदालत अपनी दीवारों से नहीं बल्कि उसमें बैठे जजों से बनती है। और यहाँ जजों की संख्या की कहानी भी अपने आप में भारत के विकास की कहानी है। शुरुआत में सिर्फ 8 जज थे। हाँ, सिर्फ 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। आज के 34 जजों के मुकाबले ये संख्या बहुत छोटी लगती है, बहुत ज्यादा छोटी। लेकिन जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, मामले बढ़े और कानूनी जटिलताएं बढ़ीं, संसद को ये संख्या बढ़ानी पड़ी। 1956 में ये 11 हुई, 1978 में 18, 1986 में 26 और आखिरकार 2019 में ये संख्या 34 तक पहुंच गई। ये 4 गुना बढ़ोतरी सिर्फ काम के बोझ को नहीं दिखाती, ये दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वो सिर्फ संविधान की व्याख्या करने वाली अदालत नहीं रही, बल्कि देश के हर बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर फैसला देने वाली संस्था बन गई है। सही कहा। और इतने सारे जजों के साथ काम करने का तरीका भी बदला। शुरुआत में सब एक साथ बैठकर मामले सुनते थे, अब वे 2 या 3 जजों की छोटी बेंच में काम करते हैं ताकि ज्यादा मामले निपटाए जा सकें। लेकिन जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है तो? हाँ, जब संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा या पेचीदा सवाल उठता है तो 5 या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ बैठती है। और ये सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। साथ ही पारदर्शिता के लिए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल नाम से एक मासिक न्यूज़लेटर भी निकालता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरी संस्था को इसकी असली ताकत देती है, संविधान के अनुच्छेद। हाँ, और इन सब में सबसे बुनियादी है अनुच्छेद 124। ये इस संस्था का पूरा DNA कोड है। ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, जज कैसे नियुक्त होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी और उन्हें कैसे हटाया जाएगा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं और जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं।
लेकिन जज बनने के लिए योग्यता क्या है? 3 शर्तें हैं जिनमें से कोई एक पूरी करनी होती है। या तो आप 5 साल तक किसी हाईकोर्ट में जज रहे हों, या 10 साल तक किसी हाईकोर्ट में वकालत की हो, या फिर, और ये बहुत दिलचस्प है, आप राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता यानी एक जाने माने कानूनी विद्वान हो। 1 मिनट, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है जो कभी जज या वकील न रहा हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? ये एक बेहतरीन सवाल है। ऐसा अब तक हुआ तो नहीं है, लेकिन ये प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि कानून के किसी बेहतरीन प्रोफेसर या एकेडमिक विशेषज्ञ को सीधे बेंच में लाया जा सके, जिनकी सैद्धांतिक समझ बहुत गहरी हो। ये न्यायिक सोच में एक नई ताजगी ला सकता है। समझ गई। सब आते हैं इसी अनुच्छेद के सबसे पेचीदा हिस्से पर, जजों को हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं। और स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया लगभग नामुमकिन जैसी है। सिर्फ 2 आधार हैं, साबित कदाचार या अक्षमता। हाँ, और प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों को प्रस्ताव लाना पड़ता है। फिर एक जांच कमेटी बनती है और फिर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उसे पास करना होता है। हाँ, विशेष बहुमत का मतलब है सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही मौजूद और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत। ये बहुत सख्त है और इसका ब्यौरा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। तो इसका मतलब एक जज को हटाना इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है? ये तो एक दोधारी तलवार हुई ना। एक तरफ न्यायिक स्वतंत्रता है तो दूसरी तरफ जवाबदेही का सवाल भी तो है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान निर्माताओं का मकसद था न्यायपालिका को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आजाद रखना। उन्हें डर था कि अगर जजों को हटाना आसान हो गया तो सरकारें अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया इतनी कठिन है। हाँ, और इसका नतीजा ये है कि आज तक महाभियोग से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया नहीं जा सका है। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव संसद में गिर गया था और न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो अनुच्छेद 124 तो नींव का पत्थर हो गया, लेकिन और भी कई अनुच्छेद हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि अदालत का काम बिना रुके चलता रहे, जैसे जजों की शपथ या रिटायरमेंट के बाद वकालत पर रोक। हाँ, वो अनुच्छेद 124(6) और 124(7) में है। पर इसके अलावा भी कुछ व्यवस्था बनाए रखने वाले अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 125 कहता है कि जजों का वेतन संसद तय करेगी, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद उसे कम नहीं किया जा सकता, ताकि कोई वित्तीय दबाव ना हो। बिल्कुल। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, और अगर कभी जजों की कमी हो जाए, जिसे कोरम कहते हैं, तो अनुच्छेद 127 के तहत एडहॉक यानी अस्थायी जजों की नियुक्ति की जा सकती है। और अनुच्छेद 128 तो रिटायर्ड जजों के अनुभव का लाभ उठाने की भी अनुमति देता है। सही। तो ये सब तो हो गया कि कोर्ट कैसे बनेगा और कैसे चलेगा। अब आते हैं इसकी शक्तियों पर। इसका दायरा कितना बड़ा है? इसका दायरा बहुत विशाल है और इसे अलग अलग तरह के क्षेत्राधिकारों में बांटा गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 129 इसे अभिलेख न्यायालय बनाता है। अभिलेख न्यायालय, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इसके फैसले पत्थर की लकीर हैं। उन्हें हमेशा के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और वो देश की सभी निचली अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं। साथ ही अपनी अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार भी इसी से मिलता है। अच्छा, और स्रोत में अनुच्छेद 130 का भी जिक्र है, जो कहता है कि न्यायालय का स्थान दिल्ली होगा। हाँ, ये प्रक्रियात्मक है, लेकिन असली शक्ति आती है अनुच्छेद 131 से, जो इसका मूल क्षेत्राधिकार है। यानी वो मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। हाँ, ये खास तौर पर संघीय ढांचे के विवादों के लिए है, जैसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा या 2 राज्यों के बीच कोई विवाद। ये मामले हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर काम तो अपीलें सुनना है, जो निचली अदालतों से आती हैं। बिल्कुल, और यहीं पर इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार काम आता है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में, 133 दीवानी यानी सिविल मामलों में और 134 फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में अपील की इजाजत देता है। लेकिन इन सब में एक शर्त है ना, कि हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाँ, हाईकोर्ट को ये लिखकर देना पड़ता है कि इस मामले में कानून का कोई सारवान प्रश्न शामिल है। कानून का सारवान प्रश्न? इसका मतलब ये नहीं कि मामला कितना बड़ा या सनसनीखेज है। नहीं,
इसका मतलब है कि उस मामले में कानून की व्याख्या से जुड़ा कोई ऐसा पेचीदा सवाल छिपा है जिसका जवाब भविष्य में हजारों दूसरे मामलों पर असर डालेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश के लिए जरूरी है। समझ गई। लेकिन क्या होगा अगर हाईकोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट न दे पर किसी को लगे कि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है? उसके लिए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक ब्रह्मास्त्र दिया है, अनुच्छेद 136। इसे विशेष अनुमति याचिका या SLP कहते हैं। अच्छा, SLP। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से देश के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, सैन्य अदालतों को छोड़कर किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। ये न्याय का एक सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बड़ी गलती अनसुनी ना रह जाए। तो ये तो हो गई वो शक्तियां जो मामलों की सुनवाई से जुड़ी हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सच में सुप्रीम बनाती हैं। हाँ, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 141। ये बहुत छोटा सा अनुच्छेद है पर बहुत ताकतवर है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। यही वो अनुच्छेद है जो पूरे देश में एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करता है। और एक और शक्ति है पुनर्विचार की, अपने ही फैसलों पर। हाँ, वो अनुच्छेद 137 है, पुनर्विचार क्षेत्र अधिकार। इसके अलावा संसद को भी अनुच्छेद 138, 139 और 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने की शक्ति दी गई है। और फिर आता है अनुच्छेद 142, जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। ये क्या है? इसे आप सुप्रीम कोर्ट का इमरजेंसी टूल समझ सकते हैं। कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहां मौजूदा कानून किसी के साथ न्याय करने के लिए नाकाफी होते हैं। ऐसे में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश या डिग्री पारित कर सके। ये वो शक्ति है जो कानून की सीमाओं से परे जाकर न्याय करती है, लेकिन इसी वजह से इस पर न्यायिक सक्रियता या अतिरेक के आरोप भी लगते हैं। और एक और दिलचस्प शक्ति है राष्ट्रपति को सलाह देने की, है ना? हाँ, वो है अनुच्छेद 143। इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या किसी तथ्य का कोई ऐसा सवाल पैदा हो गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वे उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। लेकिन क्या ये राय सरकार के लिए मानना जरूरी है? नहीं, ये राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। बाबरी मस्जिद विवाद जैसे ऐतिहासिक मामले में इस शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। तो हमने स्थापना, जज और मुख्य शक्तियों को समझ लिया। अंत में कुछ अनुच्छेद हैं जो इस पूरी मशीनरी को चलाने की नियम तय करते हैं। सही कहा। ये जरूरी लेकिन प्रक्रियात्मक अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 144 कहता है कि देश के सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 145 कोर्ट को अपनी कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 146 वो कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में है, जिससे उसे प्रशासनिक स्वतंत्रता मिलती है। और अनुच्छेद 147 व्याख्या के नियमों को और स्पष्ट करता है कि कानून के सारवान प्रश्न का मतलब 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या भी है। ये सब मिलकर एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र संस्था का निर्माण करते हैं। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट की कहानी को उसकी इमारत की नींव से लेकर उसे चलाने वाले संवैधानिक अनुच्छेदों के इंजन तक समझा। ये साफ है कि संविधान ने इसे सिर्फ एक अदालत नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बनाया है। बिल्कुल, 8 जजों से 34 जजों तक का सफर और अनुच्छेद 142 जैसी असाधारण शक्तियां, ये सब दिखाते हैं कि समय के साथ राष्ट्र ने इस संस्था पर कितना भरोसा जताया है। ये एक ऐसी संस्था है जिसके पास अपार अधिकार हैं, लेकिन उस पर संविधान के संतुलन और नियंत्रण का पहरा भी है। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, महाभियोग की जटिल प्रक्रिया के कारण आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सका है। ये इस प्रक्रिया की सख्ती के बारे में क्या कहता है?